मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, हमने कल कितना क्वेश्चन किया था? 6 क्वेश्चन। आज हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं 7वां क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, एक उत्तल दर्पण जिसकी त्रिज्या, जिसकी वक्रता, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब आधा बने। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने बताया था आपको सबसे पहले क्वेश्चन में, देखिए जो क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए क्या किया जाता है। सबसे पहले जो इसमें डाटा दिया गया होता है उस डाटा को हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, और उस डाटा को नोट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण से हमको यह स्पष्ट हो गया कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, और क्या दिया गया? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं? f का मान। f का वैल्यू क्या होता है? r/2। ठीक है, 20/2 कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहा है? दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका आभासी, देखिए आभासी, ठीक है, प्रतिबिंब आधा बने। ठीक है, तो क्या पूछा है? दर्पण ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान पूछा है। ठीक है, u का मान। ठीक, यदि हम वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई क्या मान ले? x मान ले। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई हाफ x, यानी कि 0.5, यहां लिख देता हूं 0.5x। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.5x। ठीक है, चलिए हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे? इसका आवर्धन। देखिए आवर्धन क्या होता है? m बराबर, देखिए ये क्या था? y2 और ये क्या था? y1। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। m बराबर क्या होता है? y2 बटे y1, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें आवर्धन की, ठीक है, तो m इक्वल टू, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 0.5x और वस्तु की लंबाई क्या है? x है। ठीक है, x से कैंसिल आउट। ठीक है, इक्वल टू -v/u। यदि हम इस दोनों को देखें तो क्या हो जाएगा? 0.5 इक्वल टू -v/u। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -0.5u।
ठीक है, इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब देखिए, अब देखिए दर्पण का सूत्र से, देखिए दर्पण के सूत्र से, ये दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम जो वैल्यू दिया गया होता है सभी वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, कि इधर देखिए, देखिए f की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। देखिए 1/10 इक्वल टू, देखिए v की वैल्यू कितनी दी गई है, -0.5u, -0.5u। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, प्लस 1/u। ठीक है, अब देखिए 1/10 इक्वल टू, देखिए 0.5u और u का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 0.5u। ठीक है, देखिए 0.5u और 0.5u, ठीक है, 0.5u से। ठीक है, अगर हम भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब देखिए 0.5u में u से भाग देंगे कितना आएगा, 0.5 और यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब और 0.5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0.5। ठीक है, अब देखिए 1/10 इक्वल टू, देखिए -1 से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 0.5, लेकिन कितना, माइनस में। ठीक है, और ये 0.5u, देखिए 0.5u। ठीक है, और 0.5u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/10 इक्वल टू -1/u। u का देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये तो हमारी u की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि जो है प्रतिबिंब कितनी दूरी, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, तो इस समीकरण में हम u का वैल्यू रख देंगे। v इक्वल टू हमने क्या निकाला था, -0.5u। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0.5 और u का वैल्यू कितना है, 10, -10। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5। अब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए, इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए इसमें क्या दिया गया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया है उसको लिख दिया। ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या r इक्वल में कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, हमको निकालना है दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, यानी कि u का वैल्यू हमको पूछ रहा है। और क्या क्या कहा है, दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब आधा बने। ठीक है, देखिए यदि हम वस्तु की लंबाई x मान लें तो उसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, उसकी इसकी आधी, यानी कि हाफ x का वैल्यू 0.5x। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे आवर्धन। ठीक है, देखिए आवर्धन y2/y1 इक्वल टू -v/u होता है। ठीक है, अब y2 की वैल्यू इसमें रख दिए 0.5x और ये x इक्वल टू -v/u। चूंकि प्रतिबिंब आभासी है इसलिए हमने आवर्धन क्या लिया, धनात्मक लिया। अगर यही वास्तविक प्रतिबिंब होता तो हम क्या लेते हैं, ये आवर्धन ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, चूंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है इसलिए आवर्धन क्या लिया हमने, धनात्मक लिया। ठीक है, यहाँ तो हम v का वैल्यू आ गया -0.5u। उसके बाद हमने क्या किया, दर्पण का सूत्र लगाया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फिर हमने इसमें वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, 1/10। ठीक है, 0.5 और u का एलसीएम लिया तो 0.5u, फिर 0.5u में 0.5
u से भाग देंगे 1 आएगा, फिर 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद 0.5 में u से भाग देंगे तो 0.5, फिर 0.5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5। देखिए इसमें से घटाने पर कितना आएगा -0.5 और ये 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर और u का वैल्यू फिर इसमें रख देंगे v में, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। मैं इसको अब रफ करता हूं। चलिए हम इस चैप्टर को अब जो है यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो देखिए हमने परावर्तन पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन, ठीक है। हमारा चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे अब हम? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। चलिए देखते हैं अपवर्तन होता क्या है, ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तन, देखिए रिफ्रैक्शन। चलिए हम इसको समझते हैं, रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जैसे परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तार से टकरा रही थी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अपवर्तन में क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या होगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखते हैं। ये सपोज दैट मान लीजिए ये एक हमारा मीडियम लाइन है। देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए इधर वायु है और ये है जल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा कौन सा मीडियम है? सेकंड मीडियम, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा, देखिए इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। देखिए क्या है, इसको मान लेते हैं अभिलंब, तो क्या मान लेते हैं? अभिलंब, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखिए ये प्रकाश किरण हो गई, ठीक है। ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ये अपने, जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा विचलित हो गई, ठीक है। देखिए ये हमारा कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और हमारा ये क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। यह हमारा क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है हमारी? अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा क्या है? आपतन कोण। ये हमारा क्या है? आपतन कोण।
आपतन कोण, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। और ये हमारा क्या है? अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आर से। ठीक है, ये क्या हमारा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा क्या है? जल है। तो देखिए, और ये हमारा क्या है? यह पॉइंट है। ठीक है, देखिए आपतित किरण। देखिए आपतित किरण क्या है? देखिए जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जो प्रवेश करती है इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, और जब वही प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में चले जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और देखिए आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण देखिए ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण क्या होता है? देखिए अभिलंब, देखिए ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल आई से। और देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। ठीक है, एक बार और सुनिए। देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए ठीक है, आप लोग उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम रफ करते हैं। चलिए, ये कुछ नोट करके लिख लीजिए। देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है हमारा? कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। ठीक है, देखिए हमको फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा क्या है? अविलंब है। ठीक है,
अभिलंब। देखिए ये हमारा कौन सा है, वायु। ये क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये मान लीजिए कांच है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। देखिए प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, और चूंकि ये सघन माध्यम है तो ये अविलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी ऐसे। ये क्या होता है हमारा आपतन कोण, और ये क्या होता है, अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए इसी उम्मीद आप लोग नोट कर चुके होंगे। मैं इसको रफ करता हूं। चलिए अब उसका हम जस्ट अपोजिट दूसरा रूल देखते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ठीक है, हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा मेन लाइन है। ये हम कौन सा माध्यम मान ले रहे हैं, सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या मान रहे, कांच। ठीक है, और ये हम मान लें क्या, विरल माध्यम। विरल माध्यम वायु। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये कांच, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, ठीक है, प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी। ठीक है, कांच से वायु, ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, ये क्या हमारा आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ये हमारी क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हमारी क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, तो इसको रफ करते हैं। अब देखिए हमने अपवर्तन पढ़ा और इससे कुछ विशेष तथ्यों को जाना। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम को। ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। ठीक, देखिए अब जैसे हमने परावर्तन में दो नियमों को पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार हम जो है अपवर्तन में भी दो नियम पढ़ेंगे। देखिए अपवर्तन के दो
नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, देखिए प्रथम नियम क्या? देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिए फेयर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारी क्या होती है? मेन लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या है? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब, अभिलंब, ठीक। ये हमारी क्या है? आपतित किरण, ये हमारी क्या? आपतित किरण। और ये हमारी क्या है? अपवर्तित किरण। देखिए तीन, देखिए ये और ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है। देखिए ये एक ही तल में है, ठीक है, एक ही बिंदु पर, ठीक है। ये हमारी क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। इसको रफ करते हैं और पढ़ते हैं दूसरा नियम। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ये समझ लीजिए। देखिए द्वितीय नियम क्या होता है। देखिए द्वितीय नियम क्या हमारा होता है? देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी कि साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे हम बता दें आपको, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यह अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, यही होता है कि किसका? स्नेल का नियम। इसको किसने दिया था? स्नेल ने, ठीक है। देखिए देखिए द्वितीय नियम क्या है? किन्हीं किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, और आपतन कोण किससे हम डिनोट कर रहे थे? स्मॉल आई से, ठीक है। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन
आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का एक साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि निदो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। देखिए, यानी कि क्या कहें हम, साइन आई और साइन आर का रेशियो यानी अनुपात एक क्या होता है, नियतांक, ठीक है। क्या होता है, नियतांक। और इसी नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, अगर हम लिखना चाहें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो कैसे लिखेंगे, 1n2। इसको क्या पढ़ेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, या 60 में लिखने की कोशिश करें n, ठीक है। यह हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम देखिए, यही नियम स्नेल का नियम, चलिए यहाँ इधर हम लिखते हैं, इसको मिटा करके ऊपर लिख देते हैं। यही नियम स्नेल का नियम कहलाता है, ठीक है। यानी देखिए, जो अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है वह कौन सा नियम होता है, स्नेल का नियम। किसका नियम होता है, स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम क्या होता है, अगर पूछ दे स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो हम यही रूल हम लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि निदो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और ये हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।